हाँ देखिए, अभी तक आप पढ़ रहे थे एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस के 3 पार्ट में से पहला पार्ट आपने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपने HBr का एडिशन पढ़ लिया, Br2 का एडिशन पढ़ लिया। HBr मतलब कोई भी हैलोजन हैलाइड हो सकता है, कोई जरूरी कि HBr ही, ठीक है। Br2 की जगह Cl2 है, I2 कोई भी हो सकता है, मतलब हैलोजन हो गया। आपने इनको एल्कीन में भी ऐड किया है और एल्काइल में भी ऐड किया है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है, जब कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड होता है तब एडिशन रिएक्शन आपको बताना है। इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये दूसरा पार्ट है। और फिर इसके बाद तीसरा पार्ट आपका आएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हो सकता है टाइप से मैंने शायद ये नहीं लिखाया था फ्री रेडिकल, तो एक टाइप और सा होगा, ठीक है, लिख लेने बाद दिया। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, देखिए इसकी आवश्यकता कब पड़ी। आपने पहले, ये जो पुरानी बात है पहले इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आपने पढ़ा था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब एल्कीन कैसी होती है, एल्कीन आपकी कैसी है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? ये आपकी एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, क्लियर है। अनसिमेट्रिकल कैसे पता चलता है कि इस कार्बन और इस कार्बन में समानता नहीं है। इस कार्बन में CH3 है और इस कार्बन में केवल 2 हाइड्रोजन है, इसमें CH3 और H लगा हुआ है, तो एक प्रकार की अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम इसके पहले HBr को ऐड करते थे। HBr को जब ऐड करते थे या HBr की जगह ClHI किसी को भी ऐड करते थे, तो उस समय हम ऐड करने के लिए एक रूल लाया करते थे। उस रूल का नाम क्या था? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में ये कहा गया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उस डबली बॉन्डेड यानी मल्टीपल बॉन्डेड भी कह सकते हैं, उस डबली बॉन्डेड कार्बन में जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती। ये मार्कोनिकॉफ रूल था ना। HBr को जब हम इसमें ऐड करते हैं तो कैसे होगा कि Br को कहां जाना चाहिए? CH के पास। तो यहां पर आ जाएगा CH Br और ये बना आपका CH। हाइड्रोजन कहां पहुंच जाएगा? इसके पास। तो ये होता है कौन से रूल के अकॉर्डिंग टू? मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन इतना ध्यान रखना, मार्कोनिकॉफ रूल की जो हमने मैकेनिज्म बताई थी वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक, ये था ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन आज हमको क्या पढ़ना है? फ्री रेडिकल पढ़ना है। अब फ्री रेडिकल का मतलब क्या है? हम चाहते हैं, या मान लिया हमारी ऐसी कोई डिमांड है कि HBr को ऐड करना है, और जब भी HBr को ऐड करें तो Br तो हमेशा यही आएगा, 2 नंबर पर आया यहाँ। इससे ये क्लियर होता है कि यदि हम इसी कंपाउंड से CH3 CH2 Br बनाना चाहे तो इसका मतलब कभी बनेगा नहीं, यानी इस कार्बन पर कभी ब्रोमीन वाला ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं बनेगा। यदि ऐसा ही रूल है तो उसके लिए हमने एक दूसरा रास्ता निकाला कि आज हमारी डिमांड है कि भले ही मार्कोनिकॉफ रूल ऐसा कहता है, लेकिन हम उसके विपरीत जाना चाहते हैं। हमारी डिमांड है कि हम Br को यहां लाना चाहते हैं। अब क्या किया जाए? यदि हमें Br को यहां लाना है तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान रखना है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं रूल, उस रूल का नाम होता है पर ऑक्साइड इफेक्ट, और उसे कहते हैं, ये जो हम फ्री रेडिकल पढ़ रहे हैं ना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहीं आएगी, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल
क्या बोलेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और इसे कहते हैं खैरास इफेक्ट, भी इसी को कहा जाता है। खैरास साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं। इसकी जो मैकेनिज्म होती कौन सी होती है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। यही जो कंपाउंड मैंने ऊपर लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, मैंने ऐसे लिख दिया। चलिए, हमारी डिमांड क्या है इस बार? हम चाहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार तो Br यहाँ जाएगा ना, लेकिन हम चाहते हैं कि Br को हमें यहाँ लाना है। यदि कभी हम मार्कोनिकॉफ रूल के विपरीत जाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर किसी न किसी ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड की क्या रखना है? उपस्थिति रखना है। तो हम यहाँ ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड की उपस्थिति रख देंगे। बाद में नोट करना बेटा, पहले समझ लो। ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड की उपस्थिति रहेगी। यदि इसकी उपस्थिति है तो अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है इस कार्बन में नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा? इस कार्बन के पास जाएगा। और इस कार्बन में हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है, ठीक है, यहां पर जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें ऐसा लग रहा है कि इसने मार्कोनिकॉफ का क्या कर दिया? विरोध कर दिया, मार्कोनिकॉफ के अगेंस्ट हो गया। इसीलिए हम इस रूल का नाम देंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इस इफेक्ट को हम पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बात तभी अप्लाई होगी जब हम किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति रखेंगे, ठीक है। इसे खैरास इफेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खैरास नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। तब देखते हैं यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH, हाँ, अब बताइए किसके पास कौन ऐड हो जाएगा? बोलिए। इस CH2 के साथ Br ऐड हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये बन जाएगा CH2, ठीक। अब पेरोक्साइड इफेक्ट में एक खास बात और होती है, क्या? जब मैं इसके पहले मार्कोनिकॉफ रूल बताया था तो मार्कोनिकॉफ रूल और इसमें डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यहाँ पे जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यहाँ पे आएगा। मार्कोनिकॉफ में एक चीज और है, जहां पर मैं HBr लिखी हूं इसकी जगह HCl भी हो सकता है, इसकी जगह HI भी हो सकता है, सबसे बड़ा डिफरेंस। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में HCl, HI, HF ये कोई नहीं होंगे। ये केवल और केवल कौन सा होगा? HBr में ही ऐसा रूल अप्लाई होता है। क्लियर है? इसमें भी जो दो स्टेप आएंगे उनमें से एक स्टेप, अच्छा मैकेनिज्म कौन सी होगी? हम किस चलते हैं, पहले इतनी बात समझे क्यों होगा भी देखेंगे, बीच में ही देखेंगे। डिफरेंस क्या देखा आपने? मार्कोनिकॉफ रूल में HBr को भी ऐड कर सकते हैं, HCl को भी ऐड किया जा सकता है, HI को भी ऐड किया जा सकता है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि यहां पर किसी हाइड्रोजन को ऐड करना है तो सारे हाइड्रोजन वाले हाइलाइट को, मतलब हाइड्रोजन हाइलाइट को यहां नहीं ला सकते। यदि हम अपोजिट जा रहे हैं, मार्कोनिकॉफ के विपरीत जा रहे हैं, तो केवल और कौन सा साथ देगा? वो HBr ही साथ देता है खैरास का, और वो कहता है कि मैं यदि मार्कोनिकॉफ के विपरीत जाऊंगा तो सिर्फ मैं ही जा सकता हूं और कोई नहीं जा सकता है। प्रश्न आपका यहाँ पर यह बन रहा है कि केवल HBr में ही ऐसा क्यों होता है? वही क्यों एंटी पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर सकता है, दूसरे HCl और HI क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं भी बताऊंगा जब मैकेनिज्म बताऊंगा। देखिए CH3CH हो गए। अब इसकी देखो मैकेनिज्म क्या है, ये अपना नोट कर लेना मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म इसकी कौन सी होती है? यही मैकेनिज्म है, इसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल एडिशन। हो गया? तो
पहला प्रश्न ये है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्यों हो जाता है, ये मतलब ये उसके विपरीत क्यों होता है, तो उसका कारण है मार्कोनिकॉफ की मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक होती थी और एंटी मार्कोनिकॉफ की जो मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल वाली होगी। वहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था, यहां फ्री रेडिकल अटैक करेंगे, ये डिफरेंस है। नोट कर लो इसे। हाँ, तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, मैकेनिज्म को समझने के लिए हमको बताया गया कि यह प्रोसेस तभी हो सकती है जब पर ऑक्साइड की प्रेजेंस होगी। तो कुछ हम परऑक्साइड पहले समझ लेते हैं, वो ऑर्गेनिक परऑक्साइड क्या हो सकते हैं जो क्वेश्चन में लिखे होंगे, एरो के ऊपर ऐसे लिखे होंगे ऑर्गेनिक परऑक्साइड, ठीक है, ऑर्गेनिक परऑक्साइड। तो पहले हम समझते हैं कि परऑक्साइड होता क्या है। जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। अब इस परऑक्साइड बॉन्ड जो ये बना हुआ है, इसके इस साइड और इस साइड कोई भी चीज अटैच कर दी जाए तो वो बन जाएगा ऑर्गेनिक वाला परऑक्साइड। ये मैं रख देता हूं ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, कौन सा बॉन्ड हुआ ये, नहीं नाम क्या हुआ इसका, परऑक्साइड बॉन्ड। अब परऑक्साइड बॉन्ड में से ऑक्सीजन की एक वैलेंस इधर है, एक वैलेंस इधर बची, एक वैलेंस इधर है, एक वैलेंस इसकी बची। इसकी जगह क्वेश्चन में क्या आ सकता है, यहां पर आर लिखा हो सकता है और यहां आर लिखा हो सकता है, ROR। मतलब ये क्या हुआ, ऑर्गेनिक परऑक्साइड का एग्जाम्पल हो गया। हाँ, इसका नाम क्या लिखेंगे, जैसे हम इसके पहले पढ़ा करते थे, आपको याद होगा HOH, इसका नाम होता है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसी तरह यहां पर हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन की जगह R लगा है तो मेथाइल परऑक्साइड, सॉरी मेथाइल की जगह मैं यहाँ एल्काइल लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि हमको तो पता नहीं कि कितने कार्बन का लिया गया है। हाँ, यदि R की जगह मैं यहाँ CH3 रख दूं और फिर इसके बाद ऐसे रख दूं तो इसका नाम हो जाएगा, परऑक्साइड का नाम क्या हो जाएगा बेटा, मेथाइल परऑक्साइड, ठीक। लेकिन सबसे फेमस परऑक्साइड कौन सा है, उस परऑक्साइड का नाम क्या है, जहां R लिखा है मतलब ऑक्सीजन के इस साइड एक और ग्रुप हो सकता है जिसका नाम है C6H5CO, ये बहुत फेमस है। R की जगह हमने क्या, R की जगह कोई ग्रुप रखना है कार्बन से रिलेटेड, R का मतलब केवल एल्काइल हरी नहीं है, हमने इसकी जगह C6H5CO। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि जहां R है एरोमेटिक वाली कोई चीज रख दी जाए, ठीक, ऐसे। तो बात तो वही है ना, ये देखो कार्बन अटैच होना चाहिए तो C6H5CO हो गया। अब इसके बाद मैं यहां देखो क्या करता हूं, CO को ऐसे लिखूंगा, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, C6H5। अब इसे गौर से देखो, मैंने यहां रखा परऑक्साइड, ये परऑक्साइड है ना, वैसे ही रख दिया। परऑक्साइड की इस वैलेंसी मैंने क्या जोड़ा है, यहां से लेकर के यहां तक एक ग्रुप जोड़ा, जो ग्रुप यहां है वही ग्रुप इस साइड भी है ना। अब इस ग्रुप का नाम होता है बेंजॉइल, C6H5 का नेम है C6H5, C डबल बॉन्ड O, इसका नेम होता है बेंजॉइल, ठीक है। आपको याद होगा जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैंने बताया था एसिटाइल वगैरह इस तरह, बस वही चीज यहाँ पर बेंजॉइल ऑयल होता है। अब यहाँ बेंजॉइल हो गया, शॉर्ट में हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं C6H5 कंडेंस करके CO सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CO C6H5। देखते जाओ भाई कैसे है ये, इस ऑक्सीजन को हमने कंडेंस कर दिया तो C6H5CO,
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये बॉन्ड ऑक्सीजन से, ये बॉन्ड है किससे? कार्बन से। यही चीज ये बॉन्ड यहाँ किससे है? कार्बन से। ये हो गए एक प्रकार का बेंजॉइल। इसको हम और कौन से तरीकों से लिख सकते हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे C6H5CO होल ट्वाइस, 2 बार है ना ये, इस साइड भी है और इस साइड भी है। एरो में क्या क्या लिखा हो सकता है ये मैं बता रहा हूं। तो C6H5CO होल ट्वाइस, अब ये क्या है? O2, तो इसको हमने लिख दिया O2 एक साथ है। ऐसा भी लिखा हो सकता है। और नाम क्या लिखा रहेगा? यदि ये नहीं लिखा है तो सीधे ये लिखा होगा बेंजॉइल। इतने को बेंजॉइल कहते हैं, तो चाहे ये और ये दो में से एक बार बेंजॉइल का नाम लिखा जाएगा और इतने को बोलते हैं पर ऑक्साइड। जैसे हम वहां पढ़ते थे ना HOH, तो क्या करते थे? नाम तो हाइड्रोजन एक बार लेते थे ना, 2 बार थोड़े ना हाइड्रोजन कहते, इसका नाम होता हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसी तरह इसका दो में से नाम एक बार लेंगे और क्या कहेंगे? बेंजॉइल पर ऑक्साइड, बेंजॉइल पर ऑक्साइड। अब जो बेंजॉइल पर ऑक्साइड है यह एक प्रकार का क्या है? ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड कहलाएगा। मतलब इसकी उपस्थिति में इस तरह की हम मैकेनिज्म बताएंगे। कौन सी? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की, जो अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म बताएंगे। तो अब मैकेनिज्म हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? हमको इनिशिएशन करना है। क्या करना है? प्रारंभ करना है, मतलब फ्री रेडिकल का निर्माण करना है। तो इनिशिएशन जो होता है प्रारंभन कहलाता है। इनिशिएशन प्रारंभन। और प्रारंभन में क्या करना है? हम यहाँ फ्री रेडिकल का निर्माण करेंगे। फ्री रेडिकल का निर्माण। हमारा भी एक प्रश्न चल रहा है, कौन सा? हमको ये प्रूव करना है कि केवल HBr में ही यह बात क्यों लागू होती है, और बाद में भी इसकी डेफिनेशन भी लिखना है। ठीक है, यदि मैं भूल जाऊं तो याद दिलाना। इनिशिएशन, प्रारंभ, फ्री रेडिकल का निर्माण। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं? हम लेते हैं यहाँ C6H5 और इसका नाम है C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा O, और ये C डबल बॉन्ड O C6H5। अच्छा, मैंने यहाँ पर बेंजॉइल परऑक्साइड लिया है। इतने की जगह R भी तो हो सकता है। देख लीजिए, यही तो मैंने अभी रखा है। ये जो रखा है इतने की जगह मैं केवल R लिख सकता हूं। ऐसे सिंपलीफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूं। तो चाहे इसका करें और चाहे बेंजॉइल परऑक्साइड का करें, दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना। डिफरेंस इनमें कुछ नहीं है, केवल इतना पोर्शन बदल रहा है, बाकी सब कुछ सेम होता है। इसमें बेंजॉइल है और उसमें एल्काइल है। ठीक, कोई भी ले सकते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले इतना रख रहा हूं, बेंजॉइल परऑक्साइड। अब जब बेंजॉइल परऑक्साइड है, यहां थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे, हीट करेंगे या मान लिया सनलाइट की प्रेजेंस हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? इसमें होमोलिटिक फिशन होगा। कैसा फिशन होगा? होमोलिटिक फिशन का मतलब 20 से विभाजित होगा और उसके आधे आधे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। इसके बाद क्या बनेगा? यहां C6H5 C डबल बॉन्ड O, और ये बना आपका O में एक रेडिकल, मतलब एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया। और यही चीज ये भी तो होगा, C6H5 CO में एक डॉट इलेक्ट्रॉन आपने रख दिया। हम ये कह सकते हैं इसके कितने रेडिकल बन गए? 2 टाइम्स बना दिया, लेकिन अभी कंप्लीटली फ्री रेडिकल नहीं बना। अब हम ले आते हैं इसी C6H5 C डबल बॉन्ड O और इसको ले आते हैं। इसको फिर थोड़ा सा जब आप हीट करेंगे तो ये बॉन्ड यहां से फिर ब्रेक हो जाएगा।
इसका एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा इसके पास। यहां भी होमोलिटिक फिशन होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो आप इसे कहेंगे C6H5 और प्लस इसका जो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बनेगा और इसका ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल था, ये दोनों मिलकर बताइए एक बॉन्ड बना सकते हैं। और तो हम लिख देंगे C, ये डबल बॉन्ड पहले से था और ये भी डबल बॉन्ड हो गया, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं CO2। ये रहता लीनियर है, इस स्ट्रक्चर के कारण मैंने यहाँ बना दिया है। इसको ये नहीं समझना कि इस तरह है, यानी ये रहता किस तरह, इस तरह रहता है रेखीय रूप में। हो गया? तो आपका क्या बन गया, ये फ्री रेडिकल का निर्माण हो गया। कार्बन से रिलेटेड फ्री रेडिकल बन गया। अब ये पहला हुआ आपका इनिशिएशन। सेकंड स्टेप इसका कौन सा होगा? इनिशिएशन के बाद अब नंबर आया किसका, प्रोपेगेशन का। प्रोपेगेशन, तो प्रोपेगेशन जो होता है संचालन होता है, ठीक। यहीं पर फ्री रेडिकल अटैक करेगा, यहां फ्री रेडिकल अटैक करेगा। ये आपका है HBr प्लस C6H5, ये रेडिकल है। अब जैसे हमें पता है कि H और Br में से Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, वैसे इसका फिशन होना चाहिए। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस एटम की ओर जाना चाहिए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, परंतु यहां पर फ्री रेडिकल आ चुका है। तो फ्री रेडिकल की डिमांड है कि ये जो यहां पर फिशन हो मेरे जैसे हो, जिस तरह मैं बना हूं उसी तरह ये बने। तो मैंने कहा था कई जगह कि डिमांड पर भी डिपेंड करता है। फ्री रेडिकल की डिमांड है कि मैं यहाँ पर फ्री रेडिकल बन करके आया हूं कि तुम भी फ्री रेडिकल की तरह बनो। तो ये तभी फ्री रेडिकल यहां से निकाल सकते हैं जब इनमें से कैसा फिशन होगा, होमोलिटिक फिशन होगा। तो इनमें से C6H5 और ये H आपस में कंबाइन होकर C6H6 बना लेंगे। अब क्या बना, Br फ्री रेडिकल बन गया, ठीक। अब यही Br फ्री रेडिकल इसमें क्या करता है, अटैक करता है। संचालन में अभी चल रहा है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, प्लस Br रेडिकल यहां अटैक करेगा। तो जब Br रेडिकल अटैक करेगा तो ये रेडिकल है तो इसको भी क्या बनने को संकेत देगा, फ्री रेडिकल। मतलब हेटेरोरेटिक फिशन तो होगा नहीं, होमोलिटिक होगा। अब बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आया। Br जो रेडिकल है इसके कितने ऑप्शन हो गए, मतलब कितने चांस हो गए, कहां कहां पर अटैक कर सकता है। इसके पास भी जा सकता है और इसके पास भी जा सकता है। मान लेते हैं कि इसके पास गया, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि नहीं सर हम Br को यहाँ लाना चाहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, यहीं ले आइए CH3 CH और आपने यहाँ Br रख दिया, ठीक है भाई। स्टूडेंट का भी कहना है कि कोई ना कोई तर्क तो होना चाहिए, हम कैसे मान लें कि ये आपने यहाँ रख दिया। तो फिर आप यहाँ कुछ स्टूडेंट कहते नहीं यहाँ पर होना चाहिए। ये हो गया। इसमें रेडिकल फ्री रेडिकल ये हुआ और ये फ्री रेडिकल ये हुआ। जो स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए तो उन्होंने भी कुछ सोचा होगा। कुछ स्टूडेंट कहते नहीं ऐसा होना चाहिए तो इन्होंने भी कुछ सोचा होगा। या मान लिया इनका मतलब ये था कि हमें लिखने से ही मतलब है, या हो सकता है लिखते समय वो पेरोक्साइड को ध्यान न दिए। तो देखो क्या होगा, ये आपका जो फ्री रेडिकल किस टाइप का है, जहां पर जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है
आप उस कार्बन को ऑब्जर्व करिए। इस कार्बन के एक ही दिशा में कार्बन है तो यह फ्री रेडिकल कहलाएगा प्राइमरी फ्री रेडिकल। और ये वाला जो फ्री रेडिकल कैसा फ्री रेडिकल कहलाएगा? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब आपको डिसाइड करना है कि प्राइमरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है? सेकेंडरी ज्यादा होगा। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बताने के लिए जो रूल होता है उसका नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के द्वारा आप किसी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। कैसे? हाइपर कॉन्जुगेशन में यह कहा गया है कि जिसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वह उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने की कैपेसिटी रखता है, और जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उसके बनेंगे वह उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर देखिए, इस कार्बन को हम कहेंगे फ्री रेडिकल वाला कार्बन है। अब फ्री रेडिकल के बगल वाला यानी इस कार्बन के बगल यानी ऑड इलेक्ट्रॉन जहां है, इसके बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे, इसके इधर बगल वाले कार्बन को भी अल्फा कार्बन कहेंगे। तो टोटल 3 इधर है 2 इधर है, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब इसके 5 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने स्ट्रक्चर बनते हैं। कैसे बनते हैं ये मैं हाइपर कॉन्जुगेशन में बता चुका हूं। अब यहां देखो कितना है, जिस कार्बन पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है फ्री रेडिकल का काम कर रहा है, उसके बगल में कार्बन जो होगा उसे क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे। और अल्फा कार्बन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो हम कह सकते हैं इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका केवल एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है। एक और बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एक बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में इंडक्टिव इफेक्ट से इसको नहीं बताते, इंडक्टिव इफेक्ट से बताते हैं आपके कार्बोकेटाइन को। ठीक है, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट का कोई रूल नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है चार्ज को नष्ट करता है, तो वहां पर कार्बोकेटाइन को और कार्बेनाइन को बताते हैं। यदि कार्बेनाइन है तो उसके चार्ज को बढ़ा देता है, और कार्बोकेटाइन है तो उसके पॉजिटिव चार्ज को घटा देता है। तो यहां सिर्फ हम किसके द्वारा बताएंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा। तो अब आप बता सकते हैं जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वह उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो कौन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये सेकेंडरी क्या होगा? मोर स्टेबल। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये वाला जो इसका स्टेप होता है यह स्टेप आपका एक्सोथर्मिक होता है। कैसा स्टेप होता है? एक्सोथर्मिक स्टेप होता है। ठीक, अब तीसरा स्टेप आपका आता है कौन सा? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन क्या होता है? अब हमें समापन करना है, तो क्या करेंगे? इनमें से CH3 CH कौन सा लाएंगे? CH2 Br, इसे लाएंगे ना। तो फ्री रेडिकल की जो प्रोसेस हुआ करती थी, यदि आपको याद हो कि एक कंपोनेंट यदि फ्री रेडिकल है तो दूसरा मॉलिक्यूल हुआ करता था। सब्स्टिट्यूशन में जो आपने किया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, वहां पर भी यही चीज की थी। देखो इसमें क्या किया है, एक फ्री रेडिकल है तो दूसरा मॉलिक्यूल है। इस बार कार्बन से रिलेटेड फ्री रेडिकल हमने रख दिया, तो दूसरा कौन सा होगा? मॉलिक्यूल जो दूसरा रिएक्टेंट हो मॉलिक्यूल के टर्म में आएगा। तो दूसरा मॉलिक्यूल हमारा कौन सा होता है? जिसका नाम है HBr। ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, अब देखो ये फ्री रेडिकल है, ये बात समझ में आ गई। ये फ्री रेडिकल है तो यहां पर भी फ्री रेडिकल होना चाहिए। कैसे बनेगा? जब कैसा फिशन होगा? होमोलिटिक फिशन होगा। अब होमोलिटिक फिशन से देखो यहां क्या आ जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां एक H निकलेगा, H निकलेगा, यह H इसके पास जुड़ जाए, यह H फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल
इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, जिसको हम टोटल यहाँ CH2 कह देंगे। अब बचा आपका कौन सा, ये वाला CH2 बचा, ये CH2 और इसके साथ हो गया Br। फाइनली आप ये देखिए कि ब्रोमीन किस कार्बन पर आया, ये उस कार्बन पर पहुंच गया जिसमें हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा थी। जबकि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, उस कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को जाना चाहिए जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। लेकिन यहां पर Br कहां पहुंचा, उस कार्बन में पहुंचा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है। ये देखिए मैंने इसको यहां पर पहुंचाया है, देखिए Br को कहां पहुंचा दिया, यहां पहुंचा दिया। इसी बात को हम सिद्ध कर रहे थे। ऐसा क्यों होता है, तो रीजन आप बताइएगा, क्या बताएंगे कि इसकी मैकेनिज्म कौन सी होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को हमें लाना पड़ेगा। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इसी तरह प्राप्त होती है जैसा कि हमने सीक्वेंस अप्लाई किया। मार्कोनिकॉफ में कौन सी मैकेनिज्म होती है, इलेक्ट्रोफिलिक होती है, और वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक होने से बनने वाले जो इंटरमीडिएट होते हैं कार्बोकेटायन होते हैं। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वहां सिस्टम रखा गया था दूसरा, यहाँ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर दूसरा सिस्टम रखा गया। इसलिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने के कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, सॉरी उनमें से केवल ब्रोमीन कह सकते हैं, तो ब्रोमाइड आयन सिर्फ कहां पर, सॉरी ब्रोमाइड जो ब्रोमीन रेडिकल है वो सिर्फ कहां अटैच होता है, उस कार्बन में अटैच हुआ जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पर एक शब्द लिख दिया था एक्सोथर्मिक स्टेप, ऊष्माक्षेपी है। मतलब इस स्टेप को जब आपने मिलाया तो इससे एनर्जी रिलीज हुई। किसी रिएक्शन के दौरान जब एनर्जी रिलीज होती है और बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाता है। इससे एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। स्टेबल कैसे माना जाए, मान लिया हमारे पास एनर्जी ना रह जाए तो हम जाकर के एक जगह बैठ जाएंगे ना, स्टेबल हो जाएंगे। तो एनर्जी नहीं रह जाएगी जब, तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो इसने एनर्जी रिलीज के पहले कौन से, इस स्टेप में, दूसरे स्टेप में, जिसका नाम है प्रोपेगेशन। इसी तरह लास्ट का जो टर्मिनेशन स्टेप है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, और जब हाइड्रोजन आया तो हाँ एक चीज ध्यान रखना, यहां पर अभी क्या बचा है, ये Br रेडिकल तो बचेगा ना, ठीक है। तो Br रेडिकल बचा तो ये स्टेप भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक स्टेप हो गया। अब इसके जो दोनों स्टेप हैं, हम इसके पहले HCl, HBr, HI यदि हम सोचें उनको भी फ्री रेडिकल की तरह बना करके उनमें भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करने का प्रयास करें, तो ध्यान देना ये जो दोनों स्टेप हैं, इन दोनों स्टेप में किसी का प्रोपेगेशन पॉजिटिव होगा, मतलब एंडोथर्मिक होगा, किसी का प्रोपेगेशन एक्सोथर्मिक होगा, और यदि किसी का प्रोपेगेशन पॉजिटिव है तो हो सकता है उसका टर्मिनेशन क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। यदि किसी का प्रोपेगेशन नेगेटिव है तो उसका टर्मिनेशन पॉजिटिव हो जाए। यानी ये एक दूसरे में डिफरेंस होता रहता है। इन सभी में से HF, HCl, HBr, HI में से हमने सिर्फ यहां HBr को ही प्राप्त किया कि इसके दोनों स्टेप में एनर्जी रिलीज होती है। तो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड इसी से बनेगा ना। इसके दोनों स्टेप क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी डेल्टा H की, ठीक है। इसीलिए केवल HBr ही यहां पर क्या होता है, HBr ही हम यहां पर क्या करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कराते हैं। तो ध्यान रखना यहां प्रोपेगेशन व टर्मिनेशन दोनों स्टेप
HBr के केस में क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है। अन्य में जैसे HF है, HCl है, HI है, इनमें ऐसा नहीं होता, दोनों स्टेप नहीं होंगे। किसी का एक्सोथर्मिक होगा तो कोई स्टेप एक्सोथर्मिक होगा तो दूसरा इंडोथर्मिक, कोई इंडोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक, जबकि इसके दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है। इसलिए इसमें HBr में ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, पराक्साइड वहां लिखा रहता है एरो में और HBr को मार्कोनिकॉफ रूल की तरह ऐड कर देते हैं। यदि पराक्साइड लिखा हो, हाँ ये कोई जरूर नहीं क्वेश्चन में ऑर्गेनिक पराक्साइड, केवल पराक्साइड लिखा हो तो भी समझ जाओ चर्चा इसी की कर रहा है, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल किस में अप्लाई होता है, केवल HBr में ही लागू होता है, ठीक है। अब हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसका रूल क्या है, पहले मार्कोनिकॉफ फिर एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या कहता था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कह रहा है और वो ग्रुप कोई भी हो सकता है ना, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, साइनाइड भी हो सकता है, HSO4- हो सकता है, OH- कोई भी ग्रुप हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या कहता है, केवल Br। तो हम यहां और कुछ नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कहने की आवश्यकता है, केवल Br ही का, जब हमको पता है HBr है तो केवल Br कहेंगे। किसी असममित ये बात असममित एल्कीन में आती है, सिमेट्रिकल एल्कीन से कोई लेना देना नहीं, दोनों बराबर है, किसी में भी हो सकती है प्रोसेस, कहीं भी H जा सकता है, कहीं भी Br जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। केवल असममित, जब डिफरेंट होते हैं कार्बन, किसी असममित एल्कीन में HBr के एडिशन, एक सेकंड, किसी असममित एल्कीन में पराक्साइड की उपस्थिति, पराक्साइड भी तो रखना पड़ेगा, ऑर्गेनिक। मैंने अभी आपसे क्या बताया कि यदि कभी तीर में, रिएक्शन की जो तीर है उस तीर में ऑर्गेनिक शब्द ना लिखा हो, केवल क्या लिखा हो, पराक्साइड लिखा हो, तो भी आपको मानना है कि ऑर्गेनिक की बात कर रहा है। पर ऑक्साइड इफेक्ट, अरे पराक्साइड की उपस्थिति में HBr के एडिशन में Br रेडिकल कहां जाएगा, उस कार्बन, एक सेकंड, उस डबली बॉन्डेड यानी मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन पर जाता है जहां, बोलिए, हाँ, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। अच्छा, ये लाइन इस तरह भी आ सकती है, जब हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी तो उस कार्बन में एल्काइल कम होंगे ना, जिसमें हाइड्रोजन कम है तो इसका मतलब उसमें मेथाइल ग्रुप ज्यादा जुड़े हैं, एल्काइल जुड़े हैं, और जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है उसमें एल्काइल की संख्या कम हो गई। मतलब मार्कोनिकॉफ को पूरा पॉजिटिव तो चल रहा है।
या जिस कार्बन में एल्काइल ग्रुप कम होते हैं, ठीक है, एल्काइल ग्रुप कम होते हैं। तो ये कैसे, नोट कर लीजिए। अब जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूं कि एल्काइल ग्रुप कम क्यों है, कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ Br को ऐड किया, हाँ ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr में से, तो जो Br है, Br उस कार्बन पर जाता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, ये तो मार्कोनिकॉफ हो गया। एंटी मार्कोनिकॉफ में देखते हैं कि Br उस कार्बन पर पहुंचा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। या दूसरी भाषा मैंने वहां पर एक लाइन और लिखी कि जिसमें कम एल्काइल होंगे। देखो इस कार्बन में एक एल्काइल लगा है, इस कार्बन में तो एक भी एल्काइल नहीं है, तो जिसमें कम एल्काइल होंगे वहां पर जाएगा, ठीक है, और जिसमें ज्यादा एल्काइल होंगे वहां नहीं जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करना है। इसमें हमको ऐड करना है HBr को, और ये मैंने लिख दिया पर ऑक्साइड। तो क्या है ये, पहले इसको हमें समझना चाहिए कि है क्या ये। देखो ये आपका कार्बन है, इस कार्बन के इधर ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो जो ये कार्बन है इसका मतलब होता है CH3, फिर ये हुआ C, यहाँ हुआ CH3, और ये हुआ डबल बॉन्ड, ये हुआ C, ये हुआ CH3। अब यहाँ पर देखो कुछ है नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन है। अब इसमें हमें HBr को ऐड कराना है, किसकी उपस्थिति है, पराक्साइड। तो इसका मतलब कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं, मार्कोनिकॉफ की एंटी मार्कोनिकॉफ। ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इस कार्बन में 2 CH3, इस कार्बन में 1 ही CH3 है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा इसके कारण। तो क्या था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ब्रोमाइड आयन नहीं करने के, Br रेडिकल का आयन यहाँ बनता ही नहीं है, Br रेडिकल उस डबली बॉन्डेड कार्बन में अटैच होता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। अधिक लिखा ना मैंने कि कम लिख दिया, ज्यादा होती है, ठीक है। तो Br को कहा, इसमें तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसमें Br ऐड होगा। या दूसरी बात क्या थी कि जो कम एल्काइलेटेड होता है, जिसमें एल्काइल ग्रुप कम होते हैं, तो इसमें क्या है, एक ही एल्काइल है, इसमें कितने हैं, 2 एल्काइल हैं, इसका मतलब Br को कहाँ ऐड होना चाहिए, इसके पास ऐड होना चाहिए ना। चलिए लिखिए C डबल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ CH3, और ये मैंने लिख दिया Br। यहाँ क्या आ जाएगा, CH3, ये CH3, और एक लिख दिया H इधर अटैच कर दे, Br यहाँ अटैच कर दिए, ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे हो गया, तो बॉन्ड तोड़ देंगे ना यहाँ, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा।